हेलो। इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स के ज़ीरोथ लॉ के एनालिसिस करेंगे। तो जो ये सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स है, ये बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है। इसको हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंजीनियरिंग में और अदर कोर्सेज में पढ़ते हैं और ज़रूर से पढ़ते हैं। पहले क्या था, ये जो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट था, इसको पढ़ना, इसको समझना बहुत टफ था। लेकिन जब थर्मोडायनेमिक्स के लॉज खोजे गए तो पर लोगों को जो छुपी बातें थी उनके बारे में पता चला और फिर थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ाई थोड़ी ईजी हुई। हमारा आज का टॉपिक है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम को डील करता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जिसमें सिस्टम के बीच में हीट का कोई नेट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जो थर्मोडायनेमिक्स का ज़ीरोथ लॉ है, ये ज़ीरोथ लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हमें बताता है। उससे पहले कि हम लोग अपने इस टॉपिक को शुरू करें, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझें, पहले हम इस बात को समझते हैं कि इसका नाम ज़ीरोथ लॉ क्यों पड़ा। ज़ीरोथ लॉ के इसका नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे कहानी ये है कि भाई जैसे न्यूटन के 3 नियम थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसी तरह थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉज खोजे गए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद इन तीनों लॉ के खोजे जाने के बाद एक और लॉ खोजा गया जो बहुत ही बेसिक और बहुत फंडामेंटल लॉ था। चूँकि वो जो नया लॉ खोजा गया था वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक और फंडामेंटल लॉ था, तो फोर्थ लॉ नाम ना देके उसको ज़ीरोथ लॉ नाम दे दिया गया। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम टेम्परेचर की बात करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को डिफाइन नहीं करता है। टेम्परेचर की डेफिनेशन हमें जो बाद में लॉ खोजा गया उससे मिली, इसीलिए चूंकि बेसिक था, फंडामेंटल लॉ था और टेम्परेचर को डिफाइन भी कर रहा था, इसीलिए इसको ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा गया। इस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हम इन 2 डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3 सिस्टम लिया है, ए, बी और सी। हमने 3 सिस्टम लिया है, सिस्टम ए, बी और सी। ए और बी को हमने डायथर्मल वॉल से कनेक्ट किया है। डायथर्मल वॉल का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा वॉल, एक ऐसा सेपरेटर जिसमें से हीट का फ्लो अलाउेबल होगा, यानी ए से बी और बी से ए की तरफ हीट का फ्लो हो सकता है। और इस ए और बी को हमने सी के साथ जोड़ा है, किसके थ्रू? एडियाबैटिक वॉल के थ्रू। एडियाबैटिक वॉल का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी हीट का ट्रांसफर, कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा, लेकिन डायथर्मल के थ्रू हीट का फ्लो होगा। क्योंकि ए और बी डायथर्मल वॉल के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो ए और बी से क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा। और हीट का ट्रांसफर कब तक होगा? हीट का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि ए और बी दोनों सिस्टम का टेम्परेचर आपस में बराबर ना हो जाए। तो जैसे ही टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा और ए और बी किस में आ जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ये जो हमने अरेंजमेंट किया है, इस अरेंजमेंट में ए और बी के बीच में क्या होगा? टेम्परेचर यानी हीट का एक्सचेंज होगा। और हीट का एक्सचेंज तब तक होगा जब तक कि दोनों सिस्टम किस में ना आ जाए? थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। जब दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो हीट का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। लेकिन सी के साथ क्या होगा? सी के साथ कुछ भी नहीं होगा। सी बिल्कुल आइसोलेटेड रहेगा। सी का जितना टेम्परेचर था, सी के पास जितनी हीट थी, वो उतनी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है? इसके बीच में हमने एडियाबैटिक वॉल लगा रखा है। अब हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि इसके बाहर, मतलब ये जो हमने पूरा का पूरा सिस्टम बनाया है, ए बी सी का जो पूरा पूरा एक यूनिट बनाया है, इस यूनिट के बाहर कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। हम इस एजम्पशंस को लेके पढ़ रहे हैं। तो सी में क्या होगा भाई? सी एक बिल्कुल आइसोलेटेड है। सी तो यहाँ पे ए और बी के साथ जुड़ा भले है, लेकिन किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? एडियाबैटिक वॉल के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो सी का जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही बाद में रहेगा। सी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम एक बात समझ रहे हैं कि चूंकि ए और बी डायथर्मल वॉल के थ्रू जुड़ा हुआ था, तो ए और बी कुछ समय बाद किस में आ जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन सी के साथ क्या होगा? सी बिल्कुल आइसोलेटेड है, एडियाबैटिक वॉल है, कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो जैसे था वैसा बना रहेगा। अच्छा, अब इसको समझिए। सेम सिस्टम सेटअप किया है, हमने थोड़ा सा अरेंजमेंट बदल दिया। हमने ए और बी को जो पहले डायथर्मल वॉल से जोड़ा था, अब हम किससे जोड़ दिए इसको? एडियाबैटिक वॉल से। ए और बी कैसे जुड़ गया? हमारा एडियाबैटिक वॉल से जुड़ गया। और ए बी के साथ हमने जो पैरेलल में सी को जोड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा है? ये डायथर्मल वॉल से। अब बताइए क्या होगा? अब ये होगा भाई कि ए और बी के बीच में तो एक एडियाबैटिक वॉल है। अब इस एडियाबैटिक वॉल के थ्रू तो हीट का ट्रांसफर होने से था, मतलब ए और बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन ए और सी किससे जुड़ा हुआ है? डायथर्मल वॉल से। और बी और सी भी किससे जुड़ा हुआ है? डायथर्मल वॉल से। मतलब ए और सी में टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। और बी और सी में भी क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा। मतलब कि हीट का ट्रांसफर शुरू होगा, हीट का फ्लो होगा। और कब तक होगा? जब तक ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए और बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिस्टम ए और सिस्टम सी किस में आ गया? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। सिस्टम बी और सिस्टम सी भी क्या आ गया? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है
बी और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी भी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। भाई थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। हीट का ट्रांसफर कब नहीं होगा? जब दोनों बॉडी किस पे होंगे? सेम टेम्परेचर पे होंगे। मतलब जितना ए का टेम्परेचर उतना ही सी का टेम्परेचर, और सी और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जितना बी का टेम्परेचर उतना ही सी का टेम्परेचर, मतलब ए और बी भी किस में का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, और ए और बी भी किस में आ जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये एग्जाम्पल है, इसको स्टेटमेंट वाइज समझते हैं। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कैसे देखिए स्टेटमेंट कैसे इसको बनाएंगे, कैसे कहेंगे? जब कोई दो सिस्टम किसी तीसरे के साथ सेपरेटली इक्विलिब्रियम में हो। कौन सा इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम। देखें कोई दो सिस्टम ए और बी है, कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ अगर सेपरेट है कि नहीं? बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि कौन सी वॉल लगी हुई है? एडियाबैटिक वॉल लगी हुई है, और एडियाबैटिक वॉल के थ्रू कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। तो कोई भी दो सिस्टम जब किसी तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो वो दोनों सिस्टम भी आपस में क्या होते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर सिस्टम सी। अगर कोई दो सिस्टम ए और बी जो है, हमने नाम लिया है ए और बी जो है, किसी तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कोई दो सिस्टम ए और बी अगर किसी तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे में देन दोज टू आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यार सिंपल है, जैसे मैथमेटिक्स में याद करिए हम पढ़ते थे कि अगर a इक्वल्स टू सी है और c इक्वल्स टू b है तो a और b भी तो आपस में इक्वल होता था। पढ़ते थे कि अगर a c के बराबर है, c b के बराबर, तो a और b भी बराबर होगा। a और c में आपस में क्या है? जैसे ऐसे देखते हैं कि a और c में आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम है कि नहीं? a और c में आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम है। c और b में भी आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो ए और बी में भी आपस में क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एक बार स्टेटमेंट फिर से देख लेते हैं। इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर सिस्टम सी देन दोज टू आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। कोई दो सिस्टम अगर किसी तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, कोई दो सिस्टम ए और बी अगर किसी तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली हैं ये, क्योंकि यहाँ पे कौन सी वॉल लगी है? एडियाबैटिक वॉल लगी है। यहाँ पे सेपरेटली नहीं थे ये, क्योंकि इनके बीच में कौन सी वॉल लगी थी? डायाथर्मल थी, सेपरेट नहीं हुए ये। लेकिन यहाँ पे ये दोनों सिस्टम क्या है? सेपरेट हैं और सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ ये कहता है कि ये दोनों सिस्टम भी आपस में किस में होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये तो सेपरेट हैं, ये अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमको क्या पता चल रहा है? पता हमें यहाँ पे चल रहा है कि सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की बात हो रही है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम समझिए तो यहाँ पे हम सीख क्या रहे हैं? यहाँ पे हम सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की पढ़ाई कर रहे हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या बता रहा है हमें? ये थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है। कैसे? कि अगर कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ, कोई दो सिस्टम अगर किसी तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे में वो दोनों सिस्टम भले सेपरेटली हैं लेकिन वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे। ये तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस जानना बहुत जरूरी है। अब हम इसका सिग्निफिकेंस जानते हैं। ये तो रटी रटाई बात होगी, किताब में भी ये चीज़ लिखी हुई है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस को समझिए, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया ये, क्या बता रहा है सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहली बात ये भाई कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मोटे मोटे तौर पे किसकी बात कर रहा है? तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात, सिस्टम कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम में जा रहा है उसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रहा है। और क्या कहता है? अगर कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे में वो दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। इसे मान लेते हैं कि भाई हमारे दो सिस्टम है, एक ए और एक बी, ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कोई भी दो सिस्टम है ए और बी, ये दोनों आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या होगा भाई? पहला सिग्निफिकेंस ये होगा कि अगर कोई भी दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो वहां पे कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अब जानते हैं नो हीट ट्रांसफर, नो कोई दो सिस्टम, कोई भी दो, हमने यहाँ मान लिया कि ए और बी आपस में किसमें है? ये ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसे में क्या होगा? पहला सिग्निफिकेंस ये है कि नो हीट ट्रांसफर। कोई भी दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस। दूसरा जो सिग्निफिकेंस है जीरोथ लॉ का वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है। क्या है? ध्यान सुनेंगे। क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई भी दो सिस्टम ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा,
कोई भी दो सिस्टम ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो दोनों ही सिस्टम के लिए सेम होगी, उसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। फिर से अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा कि कोई भी दो सिस्टम ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों ही सिस्टम के लिए एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों सिस्टम के लिए सेम होगी। सही भी बात है कि अगर कोई दो बॉडी है, कोई दो सिस्टम है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर सेम होगा। तो मतलब कि कोई दो सिस्टम अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, कोई दो सिस्टम अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो दोनों ही सिस्टम के लिए सेम होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। इससे पहले तक टेम्परेचर का कोई सेटिस्फैक्ट्री कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इससे पहले ज़ीरोथ लॉ से पहले टेम्परेचर का कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं था, डेरिवेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर को डिफाइन किया गया है कि अगर कोई दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो फिजिकल क्वांटिटी दोनों ही सिस्टम के लिए सेम होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात ये आई कि क्या पता चला कि टेम्परेचर भाई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। मतलब कि टेम्परेचर क्या है, एक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ से क्या पता चला हमको कि जो हमारा टेम्परेचर है वो एक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है। तो पहले तो टेम्परेचर को डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया कि कोई भी दो सिस्टम जो है अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी तो कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो दोनों ही सिस्टम के लिए क्या होगी, सेम होगी। उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। तो टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। मतलब टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो मतलब टेम्परेचर को मेज़र करने की बात हुई। तो अगर टेम्परेचर को मेज़र करेंगे तो हम किससे करेंगे, थर्मोमीटर। फिर क्या क्या बना वहाँ पे, थर्मोमीटर बना। थर्मोमीटर आप सबने देखा होगा जो डॉक्टर के पास होता है, मरकरी। अब तो रिप्लेस हो गया है, अब तो डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ हो रहा है। लेकिन जो पहले थर्मोमीटर यूज़ होता था आपने ज़रूर देखा होगा, अब नहीं वहाँ नहीं देखा होगा तो अपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा। जो मरकरी थर्मोमीटर यूज़ होता है, वो जो मरकरी थर्मोमीटर यूज़ होता है वो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ना कह के अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहें तो भी सही होगा। जो कब कैसे करता है, तो थर्मोमीटर जो होता है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कैसे फॉलो करें वो समझेंगे। जैसे मानिए कि हमको अपना टेम्परेचर मेज़र करना है, और थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर में क्या फील्ड है, मरकरी फील्ड है। और मरकरी कितने टेम्परेचर पे है, तो रूम टेम्परेचर पे होता है। अब हम क्या करेंगे, उस थर्मोमीटर को अपने माउथ में पुट करेंगे, अपने मुंह में रखेंगे। अब ऐसे में क्या होगा, हमारी बॉडी गर्म है, थर्मोमीटर थोड़ा उसके कंपैरिजन में ठंडा है, तो ऐसे में हीट का ट्रांसफ़र होगा। हीट का ट्रांसफ़र कब तक होगा, जब तक कि हमारे बॉडी में और उस मरकरी थर्मोमीटर में क्या ना आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो हमारे बॉडी से हीट निकल के उसमें ट्रांसफ़र हो रही है। और कब तक ट्रांसफ़र होगी, जब तक कि सिस्टम, दोनों ही सिस्टम में थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। दोनों सिस्टम का मतलब हमारी बॉडी में और थर्मोमीटर में क्या ना आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो अब समझोगे, जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया भाई, तब वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे मरकरी की एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। मरकरी की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे मरकरी की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो बढ़ती है। तो ऐसे में क्या होगा कि पहले जो मरकरी था जो रूम टेम्परेचर पे था, अब उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर एक्सीड किया। अब जब उसका टेम्परेचर बढ़ा है, एक्सीड किया है, तो जो मरकरी, ऐसे देखेंगे तो एक छोटा सा रेड कलर का कॉलम बना होता है, उसमें मरकरी फील्ड होती है। वैसे मान लो पहले मरकरी यहाँ तक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो हो सकता है मरकरी बढ़ के चढ़ के यहाँ तक आ गई हो, और मरकरी बढ़ के यहाँ तक आ गई है। अब हमने क्या कर रखा है, कैलिब्रेट कर रखा है कि अगर मरकरी 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक स्केल बना रखा है। इसी स्केल से हम चेक कर लेते हैं कि अगर मरकरी यहाँ से यहाँ तक आएगा मतलब इतना बॉडी टेम्परेचर है, यहाँ से अगर यहाँ तक आएगा तो इतना टेम्परेचर है। तो इसी बेसिस पे यानी थर्मल इक्विलिब्रियम को ही यूज़ करके थर्मोमीटर काम कर रहा है। इसको समझना बहुत जरूरी। कैसे कि जब हम उसको अपने माउथ में पुट कर रहे हैं, थर्मोमीटर और हमारे बॉडी में थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। जब थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो हमारे बॉडी में गर्मी ज़्यादा, हीट ज़्यादा है, तो हमारे बॉडी से उस थर्मोमीटर में उस मरकरी में हीट ट्रांसफ़र हुआ है। और उस मरकरी की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे वो हीट मिलता है वो क्या करने लगती है, एक्सपैंड करने लगती है। कॉलम में वो क्या करेगी, वो बढ़ेगी। और वो कितना बढ़ रही है, पहले मान लो यहाँ थी, यहाँ से यहाँ चली, जितना वो बढ़ रही है उसके हिसाब से हमने स्केल एक कैलिब्रेट कर रखा है। और उसी स्केल की मदद से हम बता लेते हैं कि कितना बॉडी टेम्परेचर है। सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स का ज़ीरोथ लॉ क्या होता है। सबसे पहली बात कि नाम ज़ीरोथ लॉ क्यों पढ़ा। नाम ज़ीरोथ लॉ इसलिए पढ़ा यहाँ पे क्योंकि ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ डिस्कवर हो जाने के बाद ये लॉ आया था, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल लॉ था और टेम्परेचर को अपने साथ साथ डिफाइन कर रहा था। इसलिए नाम क्या पढ़ा, ज़ीरोथ लॉ नाम पढ़ा।
ये लॉ किसको डील करता है? ये लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम को डील करता है। क्या कहता है कि कोई दो सिस्टम अगर किसी तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसका कि कोई दो सिस्टम अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है? टेम्परेचर को डिफाइन करता है। कैसे? कि कोई दो सिस्टम अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो दोनों ही सिस्टम के लिए सेम होगी। उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर कहेंगे। तीसरा क्या कह रहा है कि टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात हम क्या सीख रहे हैं कि जो थर्मामीटर हमने देखा है, जो मरकरी थर्मामीटर होता है, वो भी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। मतलब ये ना कह के हम कहें कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। कैसे क्या हो रहा है तो हमने आपको एक्सप्लेन किया। उसको माउथ में पुट करेंगे, हमारे बॉडी और थर्मोमीटर में एक थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। जब थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मरकरी की कैसी प्रॉपर्टी होती है कि जब मरकरी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी लेंथ भी एक्सपेंड करती है। मरकरी की लेंथ एक्सपेंड करेगी और जितनी लेंथ एक्सपेंड की है उसके बेसिस पे हम ये पता लगाएंगे कितना टेम्परेचर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।